नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महावैर। शुरुआत करेंगे हम चर्चा की, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं आज के पॉलिटिकल पंच। हेट स्पीच के मामले में सजा तो अब्बास अंसारी को ही है, लेकिन सवाल पूरी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर खड़ा हुआ है। जिस तरीके से अखिलेश यादव पूरी समाजवादी पार्टी के लोग कहते रहते हैं कि सरकार आएगी तो हम बदला लेंगे, सबका नाम लिख लिया है जी, जो लोग कार्रवाई कर रहे हैं अपराधियों पर उनसे बदला लेंगे। स्वार्थी लोगों का गठबंधन है, कोई वैचारिक गठबंधन तो इनका है नहीं। और जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं के और समाजवादी पार्टी के लोगों के बयान आ रहे हैं, तो इसका इन बयानों के बारे में जनता सब जानती है। नहीं, मुझे हमेशा गर्व है इस बात का कि मैं प्रभु श्री राम का वंशज हूं। सब जानते हैं कि भारत में पहले सनातन था, बाद में इस्लाम आया, हम मुसलमान हुए। इस देश में एक बड़ी आबादी है जिसकी आस्था वहाँ पे है, और जिस तरह के दंगे हमने पिछले वर्ष देखे बहराइच में, वो इसी तरह की जो घटनाएं लगातार हो रही हैं, जो परंपरागत चीजें चली आ रही थी उनको रोक करके एक मानसिकता, विकृष्ट मानसिकता बनाने का प्रयास किया जाए। अगर तुम गोली चलाओगे तो मान के चलो, गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। Was an attempt to devastate the tourism economy of the Union Territory of Jammu and Kashmir, as well as an evil design to sowing religious discord. The barbarity of the killings required an exemplary response, which was delivered by destroying terrorist command centers. Kashmir had a major problem for a long time. Much of that was reflected in the thinking of the government in an article called 370 of the Constitution, which somehow gave an impression that it was separate from the rest of the country. But Article 370 was abrogated. और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, राजीव कृष्णा नए यूपी डीजीपी बनाए गए हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है। यूपी के नए डीजीपी राजीव कृष्ण बने हैं। यूपी के नए डीजीपी बने हैं राजीव कृष्ण, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। राजीव कृष्ण जो कि 1991 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और वो अब यूपी के नए डीजीपी होंगे। इससे पहले कई महत्वपूर्ण पदभार संभाल चुके हैं। 1991 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। उनकी चर्चा आगरा में साल 2004 में बतौर एसएसपी तैनाती को लेकर खूब होती रही है। अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान इन्होंने चलाए। ऋषभ मणि त्रिपाठी से इस पर अपडेट लेते हैं। जी ऋषभ मणि, राजीव कृष्ण, इनके प्रोफाइल के बारे में विस्तार से बताइए। 1991 बैच और किस तरह का करियर और टेन्योर इनका अभी तक रहा है, जो जिम्मेदारियां इनको मिली हैं? देखिए, सबसे जरूरी होगा कि 2017 से लेकर अब तक जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उस दौरान राजीव कृष्णा ने क्या क्या किया। तो मैं आपको बता दूं, राजीव कृष्णा इस सरकार में लखनऊ के एडीजी रहे हैं, आगरा के एडीजी रहे हैं, और जब डीजी के पद पर ही प्रमोट हुए हैं उसके बाद से डीजी विजिलेंस हैं। और इस वक्त उनके पास 2 चार्ज है, डीजी विजिलेंस भी हैं और डीजी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड भी है वो। और जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है वो 60,244 सिपाहियों की भर्ती का है, उसको उन्होंने सकुशल संपन्न करा लिया है। इस भर्ती के सकुशल संपन्न होने से राजीव कृष्णा की साख और मजबूत हुई है। और ये सभी सिपाही जो हैं, इस महीने से उनकी ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी, जून के महीने से। तो ये सारा क्रेडिट भर्ती बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर राजीव कृष्णा को जाता है। राजीव कृष्णा विजिलेंस के भी चूंकि डीजी हैं, लिहाजा जो विजिलेंस की अगर बात की जाए, जो बीते दिनों बड़ी कार्रवाइयां चल रही हैं, ट्रैप किए जा रहे हैं, घूसखोर अफसरों को जेल भेजा जा रहा है, के जा रहे हैं, ये भी विजिलेंस की ओर से कार्रवाई की जा रही है। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी अफसर माने जा रहे हैं, भरोसेमंद अफसर माने जा रहे हैं। और करियर के तौर पे बात की जाए तो राजीव कृष्णा बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, बी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन है, मूल रूप से
जी, और हमारे और साथ कई संकेत बड़े-बड़े मिश्रा, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, और कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। संकेत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे चर्चा कर लेते हैं। जी संकेत, उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बनाए गए हैं राजीव कृष्ण, और कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां उनके नाम रही हैं जहां जहां वो तैनात रहे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, राजीव कृष्णा को उत्तर प्रदेश का नया डीजीपी बनाया गया है। 1991 बैच के ये आईपीएस अफसर हैं और प्रशांत कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद अब राजीव कृष्णा को ये जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी राजीव कृष्णा बने हैं। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था को लेकर काम किया जा रहा है, तो राजीव कृष्णा को ये बड़ी अहम जिम्मेदारी दी गई है। राजीव कृष्णा नए डीजीपी उत्तर प्रदेश के बने हैं और जाहिर सी बात है कि इसका जो प्रशांत कुमार जो डीजीपी थे, आज उनका रिटायरमेंट था। रिटायरमेंट वो सेवानिवृत्त हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल संकेत, उनके प्रोफाइल पर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन एक बात और दर्शकों की जानकारी के लिए स्पष्ट करते चलें कि ये कार्यकारी डीजीपी रहेंगे राजीव कृष्णा, या फिर उनको नियुक्त किया गया है इस पद पर, अपना टर्म वो यहाँ पर सर्व करेंगे? आप तक आवाज पहुंच रही संकेत मेरी? बिल्कुल सर, योगी सरकार ने इनको डीजीपी बनाया है। राजीव कृष्णा नए डीजीपी बनाए गए हैं और इनकी नियुक्ति बाकायदा की गई है डीजीपी के लिए। 1991 बैच के ये आईपीएस अफसर हैं। राजीव कृष्णा ये नए पुलिस महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं, यानी कि ये कार्यवाहक डीजीपी नहीं है, ये डीजीपी की नियुक्ति हुई है और ये नए डीजीपी उत्तर प्रदेश के हैं राजीव कृष्णा। सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है और ये उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बनाए गए हैं। बिल्कुल संकेत, कौन से नाम थे जो चर्चा में थे? क्योंकि देखिए कयास भर होता है, असल फैसला जब आता है और जब नियुक्ति हो जाती है उस पर तो हम चर्चा करते हैं, लेकिन कुछ नाम होते हैं जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं। तो उन नामों के बीच में क्या बातें थी जो यहाँ पर इनके पक्ष में गई? राजीव कृष्ण अब डीजीपी बने। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि कई नामों को लेकर चर्चाएं तेज थी कि ये आईपीएस डीजीपी बन सकते हैं सीनियरिटी के लिहाज से, लेकिन राजीव कृष्णा नए डीजीपी बनाए गए हैं। राजीव कृष्णा ने दरअसल उत्तर प्रदेश में चाहे वो पुलिस भर्ती से जुड़ा हुआ मामला हो, तमाम जगहों पर बेहतर काम किया है और उसका उनको इनाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश के वो नए डीजीपी बनाए गए हैं और इनको डीजीपी के लिए नियुक्त कर दिया गया है। सरकार ने इस संबंध में बाकायदा निर्देश भी जारी कर दिए हैं कि उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी राजीव कृष्णा होंगे। प्रशांत कुमार सेवानिवृत्त हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि नए डीजीपी के रूप में राजीव कृष्णा को तैनात कर दिया गया है। बिल्कुल, बहुत सी उपलब्धियां इनके नाम रही। पुलिस भर्ती बोर्ड की भी जिम्मेदारी इन्होंने संभाली। इसके अलावा बीहड़ के अपराधियों का किस तरह इन्होंने सफाया किया था, वो वाकया और वो जो उनका कार्य था, इसको बहुत रिकॉग्निशन मिली थी चारों तरफ। बिल्कुल कार्रवाइयां इन्होंने की। जब भी राजीव कृष्णा एक ऐसे अफसर हैं, इनको जब भी जिम्मेदारी दी गई, इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निर्वहन किया और यही वो वजह है कि योगी सरकार की जो कार्य की शैली है, वो काम करने वाले अफसरों को जिम्मेदारी दी जाती है और यही वो वजह है कि राजीव कृष्णा को ये जिम्मेदारी दी गई है। और डीजीपी उत्तर प्रदेश की बड़ा महत्वपूर्ण पद है और जिस सरकार का जिस वजह से बेहतर कानून व्यवस्था के लिए पूरे देश में योगी सरकार जानी जाती है और डीजीपी की अहम भूमिका होती है, यही वो वजह है कि एक साफ सुथरे चेहरे पर, एक काम करने वाले चेहरे पर को मौका दिया है योगी सरकार ने और राजीव कृष्णा नए डीजीपी बनाए गए हैं। बिल्कुल, और उनकी कुछ खासियत है। बीहड़ से तो उन्होंने जो एक अपहरण का नेक्सस चलता था उसका सफाया किया ही, लेकिन साथ साथ उन्हें हाईटेक पुलिसिंग के लिए जाना जाता है और जब वो एडीजी रहे तो उन्होंने ऑपरेशन पहचान ऐप के माध्यम से भी अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाया। हाँ बिल्कुल, राजीव कृष्णा के खाते में ये सभी चीजें हैं। उन्होंने बेहतर तरीके से काम किया। 1991 बैच के ये आईपीएस अफसर हैं और ये विजिलेंस के डायरेक्टर और पुलिस भर्ती बोर्ड के चेयरमैन रहे। इस दौरान भी जहां इनकी विजिलेंस में जो तैनाती रही, पुलिस भर्ती बोर्ड में तैनाती रही, इन्होंने उस तैनाती के दौरान बेहतर तरीके से काम किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पसंदीदा अफसरों में, काम करने वाले अफसरों में इनकी पहचान है राजीव कृष्णा की। और राजीव कृष्णा के बारे में, चाहे वो बीहड़ में ताबड़तोड़ कार्रवाई का मामला हो या फिर पुलिस भर्ती बोर्ड में रहने के दौरान उन्होंने जिस तरीके से कार्रवाई की, वो राजीव कृष्ण के लिए इस डीजीपी चयन प्रक्रिया में वही उनके काम हैं, वो जो बेहतर रहे। 9 जिलों में राजीव कृष्णा अभी तक बिल्कुल, तो उनका मेरठ रेंज के आईजी लंबा चौड़ा अनुभव रहा है, बहुत सी उपलब्धियां उनके नाम रही हैं और अब उत्तर प्रदेश में पुलिसिंग की कमान उनको दी गई है। राजीव कृष्ण यूपी के नए डीजीपी होंगे। बहुत शुक्रिया संकेत और ऋषभ मणि आप दोनों का।
मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को मऊ एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। हेट स्पीच के एक मामले में अब्बास अंसारी को दोषी ठहराया गया। 2 साल की सजा के बाद अब उनकी विधानसभा सदस्यता पर तलवार लटकी हुई है। दूसरी तरफ आजम खान के परिवार को एक और झटका देते हुए रामपुर प्रशासन ने परिवार के तमाम आर्म्स लाइसेंस जो हैं वो रद्द कर दिए गए हैं। और ये पहला मामला नहीं है जब सजा के बाद किसी माननीय की सदस्यता खतरे में आई। इससे पहले मुख्तार अंसारी, आजम खान, अब्दुल्ला आजम, इरफान सोलंकी और विक्रम सैनी जैसे विधायकों को इसका सामना करना पड़ा है। वहीं से लेकर बीजेपी ने सपा को निशाने पर लेते हुए कहा कि धमकी वाली सियासत पर अब उत्तर प्रदेश में बड़ा एक्शन होता है। पूरे माहौल के बीच सवाल यह है कि माननीयों के अपराध पूरे हो रहे हिसाब, इसी पर करेंगे आज की महाबहस। और पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ शरद त्रिवेदी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, दीपक रंजन जी प्रवक्ता एसपी, हमाम वाहिद साहब हैं प्रवक्ता कांग्रेस, एडवोकेट संदीप मिश्रा जी ज्वाइन कर चुके हैं, सुमित सोनी जी राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले महाबहस के सवालों पर नजर डाल लेते हैं। अब्बास अंसारी को मिली सजा, जाएगी विधायकी, ये अब एक बड़ा सवाल बना हुआ है। 2 साल की सजा कोर्ट ने उनको सुनाई है हेट स्पीच मामले में। आजम परिवार छिन गए हथियार। दूसरी तरफ आजम परिवार के पास जितने भी लाइसेंसी हथियार थे उनको जब्त करने का, उनको छीनने का जो है वो आदेश दिया गया है। माननीयों के अपराध पूरा हो रहा है हिसाब। कोर्ट ने जिस तरह फैसला सुनाया है, चाहे वो आजम खान हो, चाहे वो अब्बास अंसारी हो, तमाम ऐसे, विक्रम सैनी, इरफान सोलंकी, तमाम ऐसे नाम हैं जिनकी जो सदस्यता थी, जिनकी विधायकी थी वो चली गई। तो ये एक बड़ा मैसेज भी है कि चुनावी मैदान में जब माइक हाथ में आता है तो उस पर अपने वोट बैंक को या लोगों को खुश करने के लिए बड़ी बड़ी बात, हेट स्पीच या अफसरों के लिए कुछ ऐसी बातें कह करके नेता निकल जाते हैं। तो क्या अब ये सबक है कि आगे से चुनाव प्रचार करेंगे तो ये सब नहीं चलेगा कि आएंगे तो जूता पॉलिश कराएंगे, तुम सबको देख लेंगे, ट्रांसफर नहीं करेंगे, हिसाब करेंगे, कुछ इस तरह की बातें कही गई थी। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शरद त्रिवेदी जी। शरद जी, वैसे तो अब सब लोग ये इस पर चर्चा कर रहे हैं कि अब विधायकी जाएगी या नहीं जाएगी, क्योंकि उनके पास वैसे अभी हाई कोर्ट का भी ऑप्शन है, सुप्रीम कोर्ट का भी ऑप्शन है। पर अब कहा यह जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि अगले साल, मतलब अगली बार जो यूपी में चुनाव होने जा रहा है वो उससे दूर हो जाएंगे, मान लिया जाए। अगर उनको जमानत मिल जाती है या वो जेल से बाहर आने में सशर्त जमानत उनको अगर कोर्ट देती है तो वो चुनाव भी लड़ सकते हैं। शरद जी, चलिए शरद जी को फिलहाल ऑडियो नहीं जा रहा है। दीपक जी, ये एक बड़ा संदेश भी है माननीयों के लिए। हर पार्टी में हैं ऐसे नेता जो चुनाव प्रचार के दौरान बड़ी बड़ी बातें और डायलॉग बाजी करके निकल जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि हेट स्पीच है और उनको ऐसा लगता है बड़े हल्के में कानून को कि हाँ ठीक है निपट जाएगा मामला। पर अब तो माननीय निपट रहे हैं कानून के दायरे। देखिए आस्था जी, हम समाजवादी लोग या हम सारे लोग माननीय न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हैं। माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया उसका पालन होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अभी लोअर कोर्ट से इनको सजा 2 साल की हुई है। अब इसके बाद मैं समझता हूँ कि सेशन मूव करेंगे। सेशन में अगर इनको स्टे मिल जाता है तो मैं समझता हूँ कि विधायकी ऐसी बरकरार रहेगी, एज इट इज बरकरार रहेगी। लेकिन अगर अब्बास अंसारी की सदस्यता जाती तो ऐसे बहुत से लोग हैं हेट स्पीच में, भारतीय जनता पार्टी के ऐसे बहुत से विधायक, जैसे मीनाक्षी सिंह जी ने, उन्होंने खुलेआम कहा था कि जनता से जूतों से मरवाऊंगा अधिकारियों को। संगीत सोम ने कहा था। इसी तरीके से आपने देखा होगा जो कपड़ा पहाड़ विधायक जी हैं पश्चिम से जो आते हैं, गुज्जर साहब, उन्होंने किस तरीके से कहा था। उन्होंने तो सीधे सीधे डीजीपी को चैलेंज किया था, वहां के कमिश्नर को चैलेंज किया था कि सदस्यता तो इन लोगों की भी रहनी चाहिए। भाई माननीय न्यायालय को सुमोटो लेते हुए इन लोगों की सदस्यता खारिज करनी चाहिए या इन लोगों को भी सजा देनी चाहिए, 2 साल से ज्यादा की सजा, क्योंकि आप तो विधायक रहते हुए खुलेआम आप लोग कह रहे हैं। अच्छा, रहा सवाल देखिए अब्बास अंसारी का, तो अब्बास अंसारी सुभाषपा के विधायक हुआ करते थे। तो सुभाषपा के जब ये सही है कि तब समाजवादी पार्टी से गठबंधन था, लेकिन उसके बाद समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ करके सुभाषपा चली गई। लेकिन सुभाषपा को लिया किसने? सुभाषपा को लिया किसने? भारतीय जनता पार्टी ने। एनडीए ने उसको अपने में शामिल किया। तो एनडीए को इतना कहना चाहिए कि या तो आप पहले आप अब्बास अंसारी को आपकी पार्टी से निष्कासित करो या निकालो, उसके बाद हम तुम्हारे साथ अलायंस करेंगे। उस टाइम तो उनको जरूरत थी, उन्होंने ले लिया। आज देखिए, जब अगर सदस्यता जारी है, हम लोग न्यायालय का हम लोग पालन करते हैं। न्यायालय का जो भी आदेश होगा, न्यायालय उसका सभी लोग उसको अक्षरता उसका पालन करेंगे। शरद त्रिवेदी जी, देखिए, जो भी समाजवादी पार्टी से जुड़ता है वो उसका कहीं ना कहीं आपराधिक पृष्ठभूमि से ही वो आता है। चाहे आप देखें कि जिस तरह की बात माननीय मुलायम सिंह जी ने कही थी कि बलात्कार जैसी घटनाएं हो जाती हैं, इनके दूसरे नेता हैं, उन्होंने एटा में आके कहा था कि चोरी आप थोड़ी मोटी करिए, बड़ी डकैतियां हमारे लिए छोड़ दीजिए।
इनके तीसरे जो बड़े नेता हैं अब आजम खान साहब, उन्होंने कहा था कि मैं एसएसपी और डीएम से जो है मैं जूते पॉलिश करवाऊंगा, हमारी सरकार आने दो। तो ये बयानबाजी जो है समाजवादी पार्टी की डीएनए में है। इन्होंने हमेशा अपराध का साथ दिया है, चाहे, और इसमें उन्होंने न जाति न धर्म कोई उसमें भेदभाव नहीं किया है। जहाँ विजय मिश्रा, विकास दुबे के ऊपर कार्रवाई हुई, उसके बाद वो भी इन्हीं के सारे कार्यकर्ता थे। उसके बाद जिस तरह 300 करोड़ रुपए बरामद हुए कानपुर में, वो भी इन्हीं के कार्यकर्ता थे। तो ये सारे इनकी पृष्ठभूमि इसी की रही है, लोगों की जमीनों पे कब्जा करना, गुंडागर्दी करवाना, अपराधी तत्वों को सामने लाना। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान साहब, इनके पूरे एक से एक नौनिहाल हैं इनके, जो इनके कार्यकाल में पनपे थे, लेकिन अब उनको उनकी जगह पे पहुंचाया जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी ने तो 55 लाख रुपए खर्च किए थे पंजाब में, वहां उनको जेल में रखने के लिए, और उत्तर प्रदेश सरकार ने तो वहां पे कोर्ट में अपना केस लड़के उनको वापस लेके आई है। ठीक है, हमाम वाहिद जी हमारे बीच में, हमाम वाहिद जी कोशिश करी गई थी। हमाम वाहिद जी, अब आपराधिक पृष्ठभूमि की बात चल रही है। एक सेकंड दीपक जी, सब लोग एक एक कमेंट रख लें पहले। हमाम आस्था जी, इस देश में किसी को हेट स्पीच या भड़काऊ भाषण देने के आधार पे राजनीति करने का अधिकार नहीं है। न तो इस देश के संविधान में, न तो देश की जनता, प्रदेश की जनता उसे माफ करेगी। जहां तक अब्बास अंसारी का मामला है, अदालत का मामला है, हम उसके निर्णय को सम्मान करते हैं, लेकिन पुलिस की जांच पर, प्रक्रिया पर और कार्रवाई पर सवाल उठाना विपक्ष का कर्तव्य है। अगर हम अब्बास अंसारी के इस केस की बात करें तो जो पहले एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें क्या धारा थी, और बाद में उत्तर प्रदेश की पुलिस, जो लगातार उत्तर प्रदेश पुलिसिया राज बनता चला जा रहा है, ठोक दो नीति पे जो पूरा प्रदेश चल रहा है, वो पुलिस इसमें बाद में ऐड करती है 186, 189 और 153 एक ही धारा, और उसको गवाह किसको बनाती है? कोई जनता का आदमी नहीं, कोई मौके पे जहां पे भाषण दिया गया था वहां का कोई भी नागरिक नहीं, बल्कि उसकी गवाह पुलिस होती है, और उसके बाद इस प्रकार के निर्णय आते हैं। तो ये सवाल बनता है कि पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं जांच के में, कार्रवाई में, प्रक्रिया में कहीं ना कहीं विपक्ष के जो नेताओं होते हैं उनके खिलाफ दूसरे अंदाज से कार्य करती है। प्रश्न यही है, जिस प्रकार से निचली अदालतों के निर्णय आने लगे हैं, वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष का दबाव भी उसमें भी झलकता है। पूरे प्रदेश में 2 कानून चल रहा है, विपक्ष के नेताओं के लिए एक अलग कानून है, सत्ता पक्ष के नेताओं के लिए अलग कानून है। जो सत्ताधारी नेता है वो आए दिन हेड स्पीच देते हैं, बयानबाजी करते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती। अगर दर्ज भी शरद त्रिवेदी जी से इस पर जवाब लेंगे, ठीक है, शरद जी से इस पर जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले एडवोकेट संदीप मिश्रा जी, ठीक है हमाम जी, संदीप मिश्रा जी, अब यहां से आगे क्या प्रोविजन है? 2 साल की सजा तो हो गई, और अकॉर्डिंग टू लॉ या जो कानून कहता है उसमें सदस्यता चली जाती है, लेकिन अभी हाईकोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है ऊपर, और उनके वकील ये कह भी चुके हैं। देखिए, पहली बात तो मुझे इस बात पे स्ट्रांग ऑब्जेक्शन है जिसमें निचली अदालत पे आरोप लगाया जा रहा है कि अदालत दबाव में काम कर रही है। यह कंटेम्पचुअस स्टेटमेंट है। अगर वो स्टेटमेंट पे कायम है, अगर उनके दल का स्टेटमेंट है, तो इनको कंफर्म करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात जो आपने पूछा, तो इस मामले को लोग जो है राहुल गांधी के मामले से तुलना करके देख रहे हैं। जैसे सूरत की कोर्ट ने फैसला दिया था और उसके बाद फिर उनकी सदस्यता गई, और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, और फिर उनकी सदस्यता रिस्टोर हुई। यहाँ पर मुझे लगता है कि हमारी विधायिका को या विधान परिषद के सदस्यों को, जो है अधिकारियों को, इस बात को देखना चाहिए कि कुछ समय देना चाहिए इनको अपील करने का। अगर अपीलें करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे की प्रक्रिया विधायिका को या ये कहें स्पीकर को शुरू करनी चाहिए कि इनकी सदस्यता जाए। हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। हड़बड़ी करने से क्या होगा कि वही चीज होगी कि हमें अपना डिफेंस होना पड़ेगा, डिफेंसिव होना पड़ेगा। जबकि ऐसे मामले में थोड़ा सा समय दे देने से क्या होगा कि अदालत के सामने आपके पास पूरा मौका होगा, और इसलिए रिस्टोर करने की सिचुएशन नहीं आएगी उनकी विधायकी की। तो यहाँ पर आगे अभी देखिए स्थिति ऐसी आएगी कि हाई कोर्ट कैसे लेती है मामले को। क्या निचली अदालत के फैसले पे रोक लगाती है? क्या उनकी विधायिका जो है उसके पहले कोई ऐसा निर्णय ले लेती है कि विधायकी चली जा रही है, तो उस पे अदालत किस तरह का फैसला लेती है? लेकिन इन सब बातों पे अभी देखना होगा कि राजनीतिक करवट क्या लेता है रंग, क्योंकि
जब तक विधायिका के सामने, स्पीकर के सामने मामला जाता है, हाँ। वहां से क्या कार्यवाही होती है? बिल्कुल बिल्कुल। सुमित सोनी जी हैं। सुमित सोनी जी, लगभग 1.5 से पौने 2 साल का वक्त है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, 2 साल की सजा उनको हुई है, आगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का प्रोविजन है, लेकिन क्या एक मैसेज निकला है? चुनावी मौसम में हमने देखा है कि सब लोग बस कुछ भी कहते हैं और निकल जाते हैं, और मामले दर्ज होते हैं, लंबा चलता है, लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकलता, लेकिन इस बार एक एक करके ये लिस्ट बढ़ती जा रही है। जी देखिए आस्था जी, क्या है, साफ तौर पे ये देखा जा सकता है कि राजनीति का जो माहौल है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश में राजनीति का माहौल बदल रहा है। एक वक्त था जब नेताओं को उपाधि दी जाती थी, दबंग नेता, बाहुबली नेता। अरे भाई, काहे का दबंग, काहे का बाहुबली, ये सब लोग जन सेवक है, जनता के सामने हाथ जोड़ के वोट मांग के सेवा कार्य के लिए राजनीति में आ रहे हैं। लेकिन ये दबंगई इन्होंने, खास तौर पे मैं कहूंगा समाजवादी पार्टी के समय पे उत्तर प्रदेश के अंदर अराजकता का जो माहौल बना के रखा है। मैं अपना निजी अनुभव बताता हूं, मैं अक्सर नैनीताल, हरिद्वार, कहां उत्तर प्रदेश में गया हूं, गांव घर घर पे पाकिस्तान के झंडे लगे हुए थे। ऐसा बताया जाता था कि हिंदू मुस्लिम दो पक्षों में अगर लड़ाई हो जाए तो हिंदू के विपक्ष में, अगर मुस्लिम के विरोध में लड़ाई हुई है तो मुस्लिम के अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च नहीं होगी और हिंदू के अगेंस्ट इमीडिएट जो है एफआईआर लॉन्च हो जाएगी। मतलब बहुत ही ऐसी परिस्थितियां थी जिससे कि धीरे धीरे निजात पा रहे, जनता जो है जागरूक हो रही है, जनता के अंदर समझ आ रही है, राजनीति का माहौल जो है बहुत साफ सुथरा हो रहा है। तो ये बिल्कुल सही है जो इस समय पर, मतलब आजम खान, आपको पता है, मुख्तार अंसारी, ये सभी नेता मतलब कहीं ना कहीं मतलब इतनी गुंडई, कितने ही लोगों के, पुलिस अधिकारियों के और प्रशासनिक अधिकारियों के इंटरव्यू मतलब नेशनल मीडिया के माध्यम से हम देख चुके हैं, उनके स्टेटमेंट सुन चुके हैं। मतलब राजनीति के नाम पे ये सरासर गुंडई करते रहे हैं और धीरे धीरे अब जो इन्होंने जनता का दमन किया है, जो इन्होंने बीज बोए हैं, उसका अब ये फसल काट रहे हैं। अब इनका दमन हो रहा है, अब इनका बिल्कुल अंत आ गया और ये राजनीति से बाहर हो जाएंगे, ऐसा करके आता है। ठीक है, शरद त्रिवेदी जी और उसके बाद दीपक जी। जी, क्या प्रश्न क्या था? जी, लगातार ये आरोप लग रहा है कि लिस्ट सेलेक्टिव है, जो भाषण है वो तो हर पार्टी के नेता देते हैं या हेट स्पीच करते हैं या कुछ नियम को वॉयलेट करते हैं, लेकिन विपक्ष के नेताओं को चुन चुनकर उन पर मुकदमे दर्ज करवाए जाते हैं, उनको परेशान किया जाता है। देखिए, मैं 2-3 आंकड़े आपको दे देता हूँ। 2 जगह, बनारस में और बलिया में, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय की एक दीवार आर्किटेक्ट की गलती से सरकारी जमीन पे आ गई थी, उसको तुरंत वहां से हटाया गया है। और मिश्री चंद गुप्ता है, आप नाम नोट कर लें, हमारे मित्र भी नाम नोट कर लें, वो बड़े नेता थे भोपाल के भारतीय जनता पार्टी के। उनका 5 मंजिल का होटल था, उसमें बुलडोजर नहीं चला, उसको डायनामाइट से उड़ाया गया है। तो यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है, जो जैसा होगा उसको वैसी जगह पहुंचाया जाएगा। और ये भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया है, जहां लोग उत्तर प्रदेश से पलायन कर रहे थे, लोग भाग रहे थे, आज उत्तर प्रदेश दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया पूरे भारत में। तो जिस तरह का विकास का कार्य हुआ है, उसके लिए सबसे पहली जरूरत थी कि हम अपराध को, संयुक्त, खासतौर से संयुक्त अपराध को हम कुचल दें। यहाँ इनके कार्यकाल में तो मैं जनता की बात नहीं कर रहा हूँ, जहां पे कि सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल के अफसर जो नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन थे, उनको उनके घर में भेज के अतीक अहमद साहब ने मारा था। जहां पे डीएसपी को गोली मारी गई है, जहां लखनऊ में हजरतगंज में, वहां हजरतगंज के दरोगा को उनकी गाड़ी में बांध के समाजवादी पार्टी के जो माननीय नेता हैं, उन्होंने हजरतगंज में घुमाया था। ये आम जनता की बात नहीं है, ये वो लोग हैं जो पदाधिकारी थे, उनके साथ किस तरह का सलूक किया गया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो जो इनका कार्यकाल था, आप देखिए कि पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को 2 बार पूर्ण बहुमत से सरकार में जनता लाई है। तो कोई काम हमने किया है जिसकी वजह से ये नतीजा मिल रहा है। आप पहले हमको 3 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था मिली थी, हमने 8 लाख करोड़ पे हम लिया है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को। ठीक है, दीपक जी। आस्था जी, शुद्ध नेताजी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनको मरणोपरांत देश का दूसरा सबसे बड़ा वॉलंटियर अवार्ड पद्म विभूषण से सम्मानित किसने करने का काम किया? किसकी सरकार ने उनको पद्म विभूषण से सम्मानित करने का काम किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनके ऊपर। अरे भाई, आप पूछना चाहिए आपको प्रधानमंत्री से, क्यों आपने उनको जो है देश का दूसरा सर्वोच्च जो है आपने सम्मानित क्यों करने का काम किया? सबसे बड़ा अवार्ड आपने देने का काम क्यों किया?
और उसके बाद रहा सवाल, मैं सब अपने भारतीय जनता पार्टी के बड़े सेंसिबल प्रवक्ता है, इनको थोड़ी सी अपनी जानकारी बढ़ानी चाहिए। ये एक जैन के चक्कर में दूसरे जैन के वहां पहुंच गए थे, 300 करोड़ रुपया बरामद कर रहे हैं, और इत्तेफाक से आस्था जी वो इन्हीं का जैन निकला। अब इनको ना मुंह छिपाते बन रहा था अधिकारियों के बीच में, ना इनकम टैक्स के बीच में कि कहां से बरामद हुआ, क्योंकि ये गए तो थे दूसरे जैन के चक्कर में जो हमारी पार्टी के एमएलसी हुआ करते थे, लेकिन ये पहुंच गए दूसरे जैन के वहां से इनको 250-300 करोड़ रुपए इनको बरामद हुआ। अब ये उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे, आज भी बता रहे हैं। और रहा सवाल देखिए जीप में घुमाने का, आपकी सरकार में भी घुमाया गया है आपकी और ये लॉ एंड ऑर्डर पे डिबेट नहीं हो रही है, डिबेट ये हो रही है कि आपके हेट स्पीच पे आपके रमेश भिदोड़ी ने, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, संसद भवन है, सदन में क्या कहने का कहा था, तो आप उस पर भी आप प्रकाश डालने का काम करिए। क्या कहा था रमेश भिदोड़ी ने, क्या उनकी सदस्यता गई, क्या आपने कोई कार्रवाई की, संगीत सोम पे आपने कोई कार्रवाई की, मैंने पहले ही कहा है कि कोई कार्रवाई की, योगी जी को 2 बार नंदलाल गुर्जर पे आपने कोई कार्रवाई की, वो जो उनका कार्यशैली है, जो उनका, हमने 9,000 करोड़ की सरकारी जमीन इनके जो नौनिहाल थे जिन्होंने कब्जा कर रखी थी, किसी और दिन डिबेट कर लीजिएगा, कोई जहां अपराधी होगा उसको वहीं निपटाया जाएगा। कोई जहां आप देखें कि बलात्कार की घटनाएं, अपराध की घटनाएं किस तरह उत्तर प्रदेश में कम हुई है, इनके कार्यकाल से हमको मुकाबला करना चाहिए। कुल मिलाकर एक मैसेज जरूर निकला है कि चुनावी मैदान में भाषा यदि किसी की खराब होती है तो उसका अंजाम क्या हो सकता है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि यह पहला मामला नहीं है जब सजा के बाद किसी माननीय की सदस्यता खतरे में आई है। इससे पहले भी मुख्तार अंसारी से लेकर आजम खान, अब्दुल्ला आजम और यहां तक कि इरफान सोलंकी और विक्रम सैनी जैसे विधायकों को भी इसका सामना करना पड़ा है। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे